नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे हिंदी काव्य यूट्यूब मंच पर। साथियों, कल हमने अलंकार की वार्ता को साझा किया था। हमने पढ़ा था अलंकार की क्या भूमिका होती है, अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है। हमने ये सारी बातें कल पढ़ी थी। अलंकार का अर्थ सजावटी वस्तु होता है। जिस प्रकार पुरुष व महिला अपनी सुंदरता प्रदान करने के लिए आभूषणों की सजावट करते हैं अपने शरीर के ऊपर अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से अलंकार हिंदी में कविता और काव्य की सजावट और सुंदरता के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार को हमने पढ़ा था 3 रूपों में। अलंकार के 3 भाग हमने लिए थे, जिसमें से प्रथम भाग को हमने शब्दालंकार का रूप दिया था और दूसरे भाग को हमने अर्थालंकार का रूप दिया था और तीसरे भाग को हमने उभयालंकार का रूप दिया था। ये मुख्यतः 3 अलंकारों की हमने कल चर्चा की थी, जिसमें से कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा में अपने 11वीं और 12वीं साहित्य और अनिवार्य वर्ग की कक्षाओं में दोनों में ये मुख्यतः 2 ही अलंकार शामिल किए गए हैं, 2 ही अलंकार लगते हैं। उभय अलंकार को शामिल नहीं किया गया है। उभय अलंकार का हमारे हिंदी विषय में इनको नहीं जोड़ा गया है। शब्दालंकार अर्थालंकार क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया कि किसी भी कविता को लिखते समय जिनके शब्दों में चमक होती है, शब्दों में सुंदरता होती है, शब्दों से ही हमें उस कविता का वो रसास्वादन करने का आनंद की अनुभूति होती है, वह शब्दालंकार होता है। और वही बात हमने अर्थालंकार कविता को पढ़ने के बाद में उसके अर्थ को ग्रहण करके हमें आनंद की अनुभूति होती है, जिनके अर्थ में चमक होती है, वह अर्थालंकार होता है। लेकिन आज जो मुख्यतः महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वह रहेगा शब्दालंकार। शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। शब्दालंकार की क्या भूमिका है। शब्दालंकार, वैसे शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है शब्द और दूसरा है अलंकार। एक है शब्द और दूसरा है अलंकार। शब्द के साथ में अलंकार शब्द जुड़ा हुआ है। अब कहने का मतलब है ये शब्द तोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, इनसे संधि से शब्द टूटा है। संधि इसमें कौन सी है, तो सबसे पहले स्वर संधि में पहली संधि आती है जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में ए और ए मिलकर के आ का निर्माण हुआ, तो जो हमें बड़ा प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से शब्द और अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अब काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार में कौन सा अलंकार किस प्रकार से शब्द मतलब क्या शोभा बढ़ा रहे हैं, तो ये शब्द मिलकर के मतलब शोभा बढ़ा रहे हैं अलंकार काव्य में, तो शब्दालंकार। अब शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में आप मतलब मान लीजिए जैसे शब्द में चमक होगी, शब्द में ही चमत्कार होगा, जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ेगी। लेकिन शब्दालंकार के भी 8 भेद माने गए। कितने भेद? 8 भेद माने गए। 8 भेदों की बात करें तो शब्दालंकार में सबसे पहला भेद आता है, वे आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के बाद में यदि दूसरे अलंकार की बात करें तो वे आता है यमक अलंकार। और यमक अलंकार के बाद में यदि तीसरे अलंकार की बात करें तो तीसरा अलंकार आता है सलेश अलंकार। तीसरा अलंकार आता है सलेश अलंकार। और यदि चौथे अलंकार की बात करें तो सलेश अलंकार के बाद में जो चौथा अलंकार आता है वह सलेश के बाद में आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के बाद में यदि 5वें अलंकार की बात करें तो वह आता है वीप्सा अलंकार। और वीप्सा के बाद में यदि 6 नंबर अलंकार की बात करें तो 6 नंबर अलंकार आता है पुनरुक्त वदाभास अलंकार। और पुनरुक्त वदाभास अलंकार के बाद में यदि 7 नंबर अलंकार की बात करें तो 7 नंबर पे जो अलंकार आता है वह आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बाद में पुनरुक्ति प्रकाश। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बाद में यदि 8 नंबर अलंकार की बात करें तो 8 नंबर पे जो अलंकार आता है उस अलंकार का नाम है लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार। अब बात यह है कि जो 8 भेद हैं वह 8 भेद में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखो, हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हिंदी भाषा में प्रत्येक बिंदु, चाहे काव्य शास्त्र का हो चाहे हिंदी व्याकरण का हो, प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कक्षा 11 और 12 के अनुसार बात की जाए तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण अलंकार है वह शब्दालंकार में
ये 3 महत्वपूर्ण अलंकार लिए गए। वैसे हमारा उद्देश्य है हम सब अलंकारों को पढ़ेंगे, लेकिन जो ये 3 अलंकार है वो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब बात ये बनती है कि ये हमने शब्द अलंकार की परिभाषा नहीं लिखी, शब्द अलंकार के बारे में परिभाषाएं किताब में बहुत लिखी हुई पड़ी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेरा उद्देश्य है परिभाषाएं कम से कम लिखवाना और ज्यादा से ज्यादा उस चीज को समझाना। मेरे कहने का मतलब ये है कि शब्द अलंकार को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि शब्द में चमक होगी, आप उसे पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा शब्द में किस प्रकार से चमक होती है, और अलंकार का प्रयोग एक कविता में किस प्रकार से किया जाता है, अलंकार का प्रयोग कहाँ है, कैसे है, वह हमें पहचान होने लग जाएगी। परिभाषा याद हो चाहे नहीं हो, यदि पहचान होने लगे तो परिभाषा होते ही अपने को याद हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब जैसे कि शब्द अलंकार का पहला ही अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की सीधी सीधी परिभाषा लिखी हुई है कि यदि एक से अधिक वर्णों का योग, एक से अधिक वर्ण जब एक से अधिक बार आए, 2 बार आए या 4 बार आए, 2 से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, तो वह हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन परिभाषा बनती है जैसे कि कोई भी अपन गद्य भाग या पद्य भाग पढ़ते हैं तब उनके सार से हमें निकल करके एक ही बात समझ में आती है, जिसे हम मतलब अपनी भाषा में कह सकते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात होती है कि उस कहानी को पढ़ करके उस कहानी का जो मुख्य शीर्षक लिया जाता है, तो ये जो भाग होते हैं ये शीर्षक का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अब पूरा का पूरा सार है, जब इनके टुकड़े करोगे तो भी आपको पूरे का पूरा सार मिल जाएगा। कहने का मतलब है ये हमारे सामने एक प्रकार का संकेत है। अब प्रत्येक की परिभाषा इस प्रत्येक संकेत में छुपी हुई है। यदि मान लो अनुप्रास अलंकार के टुकड़े कर लिए जाए तो अनुप्रास अलंकार के टुकड़े होते हैं अनु प्लस परे प्लस में आस। अब कहने का मतलब ये है जो अनुप्रास के टुकड़े किए तो ये उपसर्गों से टुकड़े हुए, जो मूल शब्द है आस मूल शब्द है और इनके साथ में प्रे उपसर्ग है और अनु भी उपसर्ग है। अब इन उपसर्गों के मतलब क्या होते हैं, ये 2 उपसर्ग है और एक मूल शब्द है, लेकिन इनका मतलब क्या है। अनु का मतलब क्या होता है, अनु का मतलब होता है अनुकरण करना, किसी चीज का अनुकरण करना। जैसे कि मान लो प्रार्थना सभा बोल रहे हैं, प्रार्थना सभा में 4 विद्यार्थी आगे बैठे हैं, बाकी के सारे विद्यार्थी सामने बैठे हैं और जो 4 विद्यार्थी आगे से प्रार्थना सभा को शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं और उनके पीछे सारे विद्यार्थी प्रार्थना बोल रहे हैं, तो वह उस 4 विद्यार्थियों का क्या कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण मतलब उनके पीछे पीछे दौरान कर रहे हैं, अनुकरण करना दौरान करना। अब अनुकरण करेंगे दौरान करेंगे तो क्या करेंगे, उन शब्दों का बार बार प्रयोग हो रहा है। कहने का मतलब है बार बार आना, अनु का मतलब होता है बार बार आना, हमारी भाषा की बात करें तो। प्रे का मतलब वैसे तो विशेष होता है, यदि उपसर्ग के माध्यम से बात करें तो प्रे का मतलब होता है विशेष। यदि हमारी तरफ से हमारी भाषा में यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो प्रे का मतलब होता है प्रयास, प्रे का मतलब होता है प्रयास करना। आस का मतलब होता है बैठना, आस का मतलब होता है बैठना। यदि आस का पूरा रूप दिया जाए तो आस का मतलब होता है आसन और आसन का मतलब होता है बैठना। अब कहने का मतलब है बार बार पास में बैठने का क्या करना, प्रयास करना। अब बार बार पास में बैठने का प्रयास कौन कर रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी बता दी कि हिंदी भाषा में प्रत्येक बिंदु है, प्रत्येक तथ्य है, वे एक दूसरे से संबंध रखते हैं परस्पर और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखो कहने का मतलब ये है कि बार बार पास बैठने का प्रयास करना, बार बार पास बैठने का प्रयास कौन करेंगे, तो आप समझ लीजिए ये जो शब्द है उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ। शब्द का निर्माण है वह वर्ण से मिलकर के हुआ। यदि वर्ण से वर्ण आपस में योग करेंगे तब किसका निर्माण होगा, शब्द का निर्माण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि होती है। अब वर्ण की बात की जाए तो कहने का मतलब यह है कि शब्द का निर्माण करना है, शब्द में चमक लानी है, तो वर्णों में चमक होगी तभी तो शब्द में चमक होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो वर्ण है वह बार बार पास बैठने का प्रयास करेंगे। यदि किसी कविता की रचना करनी है तो उस कविता में मतलब एक प्रकार के वर्ण, एक ही वर्ण है, वह बार बार आने का प्रयास करेगा, वह हमेशा अनुप्रास अलंकार ही होगा। कैसे, किस प्रकार से, तो अनुप्रास अलंकार का मैंने केवल ये भूमिका समझाई, आपको केवल थीम समझाई है। बाकी अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं और अनुप्रास अलंकार क्या है ये पूरा विवरण के माध्यम से अपन लोग समझते हैं। शब्द अलंकार में हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार की भूमिका वो समझते हैं। तो देखो अनुप्रास अलंकार है जिनके भेद भी माने गए हैं, तो 1 नंबर पे हमें जो अलंकार पढ़ना है वह अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किस प्रकार से
अनुप्रास का मतलब, अनुप्रास का अर्थ और अनुप्रास की भूमिका हमने जान ली। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यह है कि वर्णों का दो या दो से अधिक बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब बात यह बनती है कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। मैं सबसे पहले तो भेद लिख देता हूं। अनुप्रास अलंकार के पहले भेद की बात की जाए तो वह होता है छेका अनुप्रास, वह होता है छेका अनुप्रास अलंकार। और दूसरे भेद की बात की जाए तो छेका अनुप्रास के बाद में होता है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। और वृत्तीय अनुप्रास अलंकार के बाद में यदि तीसरे अलंकार की बात की जाए तो वह होता है श्रुति अनुप्रास अलंकार। और श्रुति अनुप्रास अलंकार के बाद में यदि बात की जाए तो श्रुति अनुप्रास अलंकार के बाद में जो चौथा अलंकार होता है वह होता है अंत्य अनुप्रास अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। और पांचवें अलंकार की बात की जाए तो अंत्य अनुप्रास अलंकार के बाद में जो अलंकार होता है वह होता है लाटा अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार। पांच जो भेद माने गए हैं ये अनुप्रास अलंकार के हैं, लेकिन मुख्यतः बात करें तो मुख्यतः चार भेद ही अनुप्रास अलंकार के माने गए, वो है ये चार। और मुख्यतः की बात करें, मुख्यतः अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं तो चार भेद ही मानने हैं। और अनुप्रास अलंकार के सीधे भेद पूछ लिए जाए तो हमें पांच मानने हैं, क्योंकि कुछ विद्वानों ने लाटा अनुप्रास अलंकार को अनुप्रास अलंकार का भेद माना है और कुछ विद्वानों ने इस लाटा अनुप्रास को अनुप्रास में न डाल करके सीधा शब्द अलंकार का लाटा अनुप्रास अलग ही एक अलंकार मान लिया शब्द अलंकार में, जहां हमने पहले पढ़ रखा है। अब कहने का मतलब है इनको पूर्णतः नहीं पढ़ा है, लेकिन इनके भाग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब बात यह बनती है कि जो अनुप्रास अलंकार है किन्हीं वर्णों का लगातार आना, दो या दो से अधिक बार आना, कोई भी एक वर्ण है जो दो या दो से अधिक बार आएगा तो वहां कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में भी हमें कैसे पहचान चलेगी कि ये छेका अनुप्रास है, वृत्तीय अनुप्रास है, श्रुति अनुप्रास है, अंत्य अनुप्रास है या लाटा अनुप्रास है। तो सबसे पहले यदि अनुप्रास अलंकार की बात करें तो वह आता है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या होता है, देखो कहने का मतलब ये है कि छेका अनुप्रास अलंकार की यदि पहचान करनी है तो छेका, छेक प्लस में अनु प्लस में प्रे प्लस में आस, यही टुकड़े करने पर हमें यही भाग मिलता है। छह का मतलब होता है दो, छह का मतलब जैसे दो बार मतलब पास में बैठने का प्रयास करना या दो बार आना। यदि किसी वर्ण का या प्रारंभिक रूप से देख लो या किसी रूप से देखो, यदि किसी कविता का निर्माण कर रहे हो तो कविता के निर्माण में यदि दो बार एक ही वर्ण यदि दो बार आए तो वह हमेशा छेका अनुप्रास, दो से ज्यादा बार नहीं आना, दो बार आना, वह हमेशा छेका अनुप्रास कहलाएगा। यह छेका अनुप्रास की पहचान है कि यदि किसी काव्य या किसी कविता की रचना करते समय यदि एक वर्ण दो बार आए तो वह हमेशा छेका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अब एक एक का अलग अलग उदाहरण और उदाहरणों के माध्यम से इनको समझते हैं। अनुप्रास अलंकार का जो पहला भाग है छेका अनुप्रास, वह अपनी परिभाषा इस प्रकार से दे रहा है। इसकी भूमिका को हमने समझ लिया, लेकिन मैं अपनी परिभाषा के माध्यम से यह बता रहा है छेका अनुप्रास कि यदि किसी एक वर्ण समूह या दो वर्णों की आवृत्ति हो, एक वर्ण समूह या दो वर्णों की आवृत्ति, वह हमेशा छेका अनुप्रास कहलाता है। अब वर्ण समूह क्या होता है और वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति का मतलब होता है एक के बाद में दूसरा वर्ण आना। किस प्रकार से, मानो एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कानन कठिन, कानन कठिन की भयंकर बारी, कानन कठिन की भयंकर बारी। मान लो ये उदाहरण ले लिया, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से समझें तो इसमें यदि देखा जाए, मान लो किसी दोहा, किसी चौपाई या किसी कविता या किसी काव्य की मान लो ये कोई पंक्ति दी हुई है, इस पंक्ति में यदि हमें अलंकार निकालने का कह दिया जाए तो हमें अलंकार निकालना है। तो अलंकार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनके शब्दों में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें कानन कठिन की भयंकर बारी, हमें शब्दों में ऐसा कुछ महसूस हो रहा है,
हमें ऐसा लगा, वास्तव में महसूस हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका हमें कोई आभास नहीं, पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनकी परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। तो परिभाषाओं को समझने के लिए परिभाषा क्या कर रही है, परिभाषाओं को समझने के लिए क्या करना होगा, मुख्यतः इनकी यदि भूमिका समझ में नहीं आई तो परिभाषा समझने का कोई औचित्य नहीं है। यदि भूमिका समझ में आ गई तो परिभाषा आराम से समझ में आ जाएगी। अब कहने का मतलब ये है कि जो शब्द लिखा हुआ कानून, कठिन, की, भयंकर, भारी, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों की पहचान के माध्यम से यदि अलंकार की पहचान करनी है तो हमें 6 का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ये कह रही थी कि यदि वर्ण समूह एक बार और वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो तो वह हमेशा 6 का अनुप्रास। वैसे 6 का मतलब विदग्ध होता है, 6 का मतलब चतुर होता है, ये हिंदी भाषा के अनुसार बता रहा हूं। बाकी अलंकार के माध्यम से माना जाए तो 6 का मतलब होता है 2, अनु का मतलब होता है दौरान करना या बार बार आना, और प्रे का मतलब होता है प्रयास करना, आस का मतलब होता है बैठना। 2 बार पास में आकर के बैठने का क्या करना, प्रयास करना, या 2 बार दौरान करना, या 2 बार बोलना। कहने का मतलब है 2 वर्ण 2 बार, एक वर्ण 2 बार ही आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और वर्ण समूह हो तो उसकी गणना हमेशा एक बार ही मानी जाती है। कैसे कि मान लो यदि आपको पहचान करने के लिए कह दिया जाए तो आप के इसको मानोगे 1 और उसके बाद में दूसरा के, ये हो गए 2, और आपके अनुसार ये तीसरा के 3 और ये चौथा के 4। अब के 4 आ गए। परिभाषा हमें बता रही थी 6 का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमें यह बता रही थी कि यदि वर्ण समूह हो तो कोई बात नहीं, बाकी वर्णों की हमेशा 2 ही होने चाहिए। कहने का मतलब वर्ण की आवृत्ति एक बार होनी चाहिए, कुल मिलाकर के वर्ण 2 बार ही आना चाहिए। तो ये के वर्ण तो 4 बार आ रहा है, इसका मतलब इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार तो नहीं हो सकता कदापि। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले ही ये बात बता चुका हूं, अनेकों कविताओं, अनेकों किताबों की बात करें तो किताबों में ये सारी बातें नहीं लिखी हुई होती हैं। कहने का मतलब ये है, आपको कुछ ही किताबों में ये जानकारी मिलेगी कि प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बात पहले भी कह चुका हूं, प्रत्येक बिंदु परस्पर आपस में संबंध रखते हैं। काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और व्याकरण की भूमिका यहां भी चल रही है। किस प्रकार से चल रही है कि हमने वर्ण व्याकरण से ही पढ़े थे और वर्णों की भूमिका यहां चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो की शब्द है वह की क्या है, यह एक संबंध कारक की विभक्ति है, और संबंध कारक की विभक्तियों को अलंकार में नहीं गिना जाता, नहीं माना जाता है। तो देखो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यह एक संबंध कारक की विभक्तियां हैं, और संबंध कारक की इसकी विभक्ति को नहीं गिना जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है इसको तो आप हटा ही दो, फिर कितने बच्चे अपने पास में, अब बच्चे अपने पास में 3। और महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आती है कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में, चमक हमेशा या तो प्रारंभ में होती है या अंत में होती है, शब्द के बीच के वर्णों की गणना कम ही की जाती है, शब्द के वर्णों की बीच की गणना नहीं के बराबर की जाती है, नहीं की जाती है। अब कहने का मतलब है के और के दोनों वर्ण प्रथम बार दिए हुए हैं, इसका मतलब 1 और 2 इनको तो मान लिया, लेकिन इसका क्या करना है, ये जो बीच में दिया हुआ है इसका मतलब इसकी भी गणना नहीं करनी है। की भी हट गया संबंध कारक की वजह से, और ये बीच की वजह से हट गया। बाकी बचता है ये जो नए बचता है, तो हमने ये 2 नए कर लिए और एक ये नए, इसका क्या करोगे, इसका करने ये एक ने, इसका क्या, इसका करना कुछ नहीं है। मैंने पहले एक परिभाषा में ये बात बता चुका हूं कि यदि वर्ण समूह है, ये वर्णों का समूह है, किस प्रकार से नए वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, एक ने और दूसरा ने लगातार आ गए, यानी वर्ण समूह बन गया। तो वर्ण समूह 2 आए चाहे 3 आए, अपने को वर्ण समूह को कितना गिनना है, एक ही गिनना है। यदि लगातार कोई वर्ण आ जाए तो उसको एक ही मानना है, और उसके बाद में ये दूसरा, तो नए कितने हो गए, नए भी हो गए 2। और भय की बात करें तो एक ये वाला और एक ये वाला, कितने भय, तो ये भी हो गए 2। और रे की बात करें तो ये रे भी कितने हो गए 2। अब कहने का मतलब ये होता है कि की गणना की कितने आए 2, और उनके बाद में न की गणना की तो न एक तो वर्ण समूह में आया, एक दूसरा न, कितने आए 2। न के बाद में यदि भय की बात की जाए तो भय कितने आए, भय की गणना हुई 2, और भय के बाद में यदि रे की बात की जाए तो रे भी कितने 2। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इन सब में 2, और हमें परिभाषा क्या कह रही थी, यही तो हमें परिभाषा बता रही थी। अब परिभाषा के अनुसार चलते हैं तो इसमें के वर्ण भी 2 बार, ने वर्ण भी 2 बार, भय वर्ण भी 2 बार और रे वर्ण भी 2 बार। इसमें कौन सा अलंकार होगा, 6 का अनुप्रास। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया। अब आप ऐसे उदाहरण को देख करके परिभाषा का मिलान करते हो तब आपको ये सारी बातें नहीं मिलती हैं, मतलब नियमों के मुताबिक ये नहीं हो पा रहा है, तब अपन सोचते हैं कि इसमें 6 का अनुप्रास है ही नहीं, फिर 6 का अनुप्रास में ये कैसे दे दिया।
हमें समझ में नहीं आता है, और जिनकी वजह से हम किताब को बंद कर लेते हैं कि ये हमारे दिमाग से परे है, लेकिन परे नहीं होता है। इन सारी बातों को समझने के लिए आपको पहले मूल रहस्य को समझना होगा कि हकीकत में क्या क्या रहा है और वो क्या रहा है, अलंकार है क्या। अलंकार की भूमिका नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। यदि अनुप्रास अलंकार में छेका अनुप्रास की बात की जाए तो छेका अनुप्रास की इतनी भूमिका इस प्रकार से छेका अनुप्रास आसानी से कर सकते हो। अब परिभाषा लिखवानी होती तो मैं बोर्ड के ऊपर पूरे बोर्ड को भर भी सकता था, लेकिन उद्देश्य केवल परिभाषा लिखवानी, परिभाषा किताबों में कहीं भी मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो। अपने को केवल इन बातों को समझना है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, कम समय में ये सारी बातें आराम से समझ सकते हैं। अब दूसरी बात करें अनुप्रास अलंकार से दूसरे भाग की बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार का दूसरा ही भाग लिया जाता है, वह छेका अनुप्रास के बाद में वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास के बारे में समझते हैं। वृत्तीय अनुप्रास क्या है? वृत्तीय अनुप्रास क्या है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार क्या है? वृत्तीय अनुप्रास की बात की जाए तो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार ये कह रहा है, कहने का मतलब यदि उसके टुकड़े किए जाए, जैसे कि छेका अनुप्रास को समझा था, तो वृत्त प्लस में अनु प्लस में प्रे और साथ में आस। अब कहने का मतलब यह है कि वृत्त का मतलब क्या होता है। जब हमने गणित विषय को पढ़ा था 10वीं कक्षा तक, गणित विषय में हमें इसी प्रकार का एक गोला बना करके दिया था, वह गोला ही क्या कहलाता है? वृत्त। अब वृत्त को आप नहीं पहचान सकते हो, कहने का मतलब ये है कि ये चारों ओर, मतलब कहने का मतलब इसकी गोलाई में देखा जाए तो वृत्त में इसकी वो जो व्यास है, जो इसको मतलब कहा जाता है, ये त्रिज्या, ये व्यास, ये चारों ओर से बराबर माना जाता है। मेरे कहने का मतलब है अपने को पता नहीं है कहां से शुरू हुए थे और कहां हम रुके। कहने का मतलब पूरा गोल है, हमें पता नहीं चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, उसी प्रकार से यदि वर्णों को देखा जाए तो 2 से अधिक बार, कितनी भी बार प्रयोग हो सकते हैं, इसके ऊपर घुमा फिरा करके वापस उसी वर्ण पे आना। कहने का मतलब है एक वर्ण या वर्ण समूह 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार, 2 बार होगा तब तक तो क्या होगा, वर्ण समूह है तो 2 या 2 से अधिक बार, क्योंकि उस समय वर्ण समूह को छेका अनुप्रास में एक बार ही मानते थे। एक बार वर्ण समूह आता तो 2 बार माना जाता। अब कहने का मतलब इसमें क्या है कि वर्ण समूह 2 या 2 से अधिक बार और वर्णों की संख्या 2 से अधिक बार, 2 से अनेक बार, 2 से अधिक बार यदि आवृत्ति हो तो वहां हमेशा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किस प्रकार से, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में किस प्रकार से होगा। तो वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में यदि हमारी भाषा के उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे हमारी भाषा के माध्यम से समझे वृत्तीय अनुप्रास में, तो आप समझ सकते हो कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब चे वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। गंदी गंध गुलाब की, गंदी गंध गुलाब की, गंदी गंध गुलाब की। यदि इतने के माध्यम से समझें तो भी गय वर्ण की, गय वर्ण की, गय वर्ण की 2 से अधिक बार, 3 बार गय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब, और प्रारंभ में ही हो रही है, इसका मतलब छेका अनुप्रास नहीं है। कौन सा अलंकार है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन सा है? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। अब इससे आप समझ गए होंगे वृत्तीय अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार में 2 बार वर्ण नहीं आना चाहिए, एक वर्ण समूह नहीं आना चाहिए। वर्ण समूह 1 या 2 बार आए, 2 बार वर्ण आए तब तो छेका अनुप्रास है। और वृत्तीय अनुप्रास में वर्ण समूह 1 से अधिक बार, चाहे 2 बार हो, 3 बार हो, वर्ण समूह उनका कोई औचित्य नहीं। कहने का मतलब है किसमें जाएगा? वृत्तीय अनुप्रास में। और वर्णों की संख्या भी 2 से ज्यादा बार आनी चाहिए, वह हमेशा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वृत्तीय अनुप्रास अलंकार के बाद में आता है श्रुति अनुप्रास अलंकार, जिसकी चर्चा करेंगे अपन लोग अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो भी काफी बड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनको छोटा रखने के लिए 20-25 मिनट का, तो उनके लिए इन अलंकारों को धीरे धीरे करके पूर्णता करेंगे, पूर्णता की ओर चलेंगे। तो आगे जो अलंकार करेंगे वो श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा, उसके बाद में अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा, और उसके बाद में लाटा अनुप्रास अलंकार होगा, और उनके बाद में यमक पढ़ेंगे, सलेश पढ़ेंगे, वीपसा है, वक्रोक्ति है, सारे अलंकार धीरे धीरे करके पूर्णतः पढ़ेंगे। और उनके बाद में अर्थ अलंकार के जो भाग है, अर्थ अलंकार में भी मानवीकरण है, उदाहरण है, संदेह है, भ्रांतिमान है, सब प्रत्येक दृष्टांत है, प्रत्येक एक एक अलंकार को लेकर के अलग अलग भावों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।